केमिकल इक्विलिब्रियम में ली चार्टेलियर्स प्रिंसिपल हमारा चल रहा था बच्चों। उसमें हमने दो इफेक्ट देख लिया था। एक तो कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट को अगर हम मिक्सचर में ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम पे क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा हमने देखा था कि प्रेशर को चेंज करने से इक्विलिब्रियम पे क्या प्रभाव पड़ता है। दोनों ही केस में हमने देखा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वही रहता है, लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है वो चेंज कर जाता है। और उसको मेंटेन करने के लिए हमारा रिएक्शन या तो फॉरवर्ड में जाता है या तो बैकवर्ड में जाता है। कुछ केस ऐसा होता है जहाँ पे कोई शिफ्टिंग नहीं आता है। ठीक है, आज हम तीसरा इफेक्ट देखने वाले हैं जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो देखो टेम्परेचर से हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो किस प्रकार से चेंज होगा, वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन हमारा एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। यही रीजन है कि पिछले क्लास में एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक तुम लोगों को अच्छे से बताए थे। ठीक है, तो सबसे पहले तो तुम ये इमेजिन करो कि अगर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, पहले तुमको डायरेक्ट हम करना सिखाएंगे। सवाल को देखते ही कैसे पता करोगे। टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, घटाने पे क्या होगा। ठीक है, बाद में हम उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो पहले ये बताओ, अगर मान लो कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर हो रहा है तो वो हीट रिलीज करेगा अपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में मान लो कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट है ना, इस रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव है, यानी कैसा रिएक्शन है बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है यानी ये किस डायरेक्शन की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा तो हीट रिलीज करेगा। तो सोचो उल्टा होने पे एनर्जी कंजर्वेशन से क्या होगा। अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में गया तो हीट रिलीज किया, यानी अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में जाएगा तो बिल्कुल उतना ही हीट एब्जॉर्ब करेगा। कहने का मतलब किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का जो नाम होता है एक्सोथर्मिक, वो उसके फॉरवर्ड डायरेक्शन के बेसिस पे होता है। इट मींस कि इसका बैकवर्ड डायरेक्शन जो होगा वो एंडोथर्मिक नेचर का होगा। तो ये सबसे पहले याद रखना कि इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन जो होता है वो एक्सोथर्मिक होता है और बैकवर्ड डायरेक्शन जो होता है इज एंडोथर्मिक। और क्या होगा, एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में हीट रिलीज होता है। तो ऐसे सोचो, अगर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड में जाएगा, कोई भी रिएक्शन अपने एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में अगर जाएगा, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से सुनना। कोई भी रिएक्शन अगर अपने एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में जाएगा और तुम उसके बगल में हो तो तुमको गर्मी महसूस होगा। कोयला जैसे जल रहा है, तुमको गर्मी महसूस होगा, कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, है ना। कोई भी रिएक्शन अगर इंडोथर्मिक डायरेक्शन में जाता है, जैसे ग्लूकोज का पानी में घुलना, तो तुमको ठंड महसूस होगा। बस ये दिमाग में रहेगा तो बहुत ही आराम से इसका सवाल तुम तुरंत सोच के ही कर लोगे, है ना। क्या बोले हम, कोई भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में जाएगा तो कमरे का टेम्परेचर वो बढ़ाएगा। कहने का मतलब उल्टा सोचो, अगर रिएक्शन को तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो कि तुम कमरे के टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा दो, तो रिएक्शन क्या करेगा, रिएक्शन एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में जाएगा ताकि हीट रिलीज हो कमरे में। रिएक्शन से हीट रिलीज होगा तो किसमें रिलीज होगा, कमरे में। अगर तुम रिएक्शन को बोलो कि नहीं तुमको कमरे को ठंडा करना है, तो रिएक्शन क्या करेगा, रिएक्शन अपने इंडोथर्मिक डायरेक्शन में जाएगा। तुम बोलोगे रिएक्शन इंडो होगा तब ना, तो किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में दो डायरेक्शन होता है। अगर एक एक्सो है तो पक्के से दूसरा इंडो होगा, एक इंडो है तो पक्के से दूसरा एक्सो होगा। ठीक है, तो हम क्या जाने, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्सो होता है लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन इंडो होता है। और क्या पता है पहले से हमको, इन एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में heat will be released and in endothermic direction, अगर endothermic डायरेक्शन की बात करें तो इसमें हीट क्या होता है, हीट विल बी एब्जॉर्ब्ड। सिमिलरली हम सेम चीज बोल सकते हैं, अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है और इस रिएक्शन का डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो डेल्टा एच पॉजिटिव है तो ये कैसा रिएक्शन है, ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है। और इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, किसी भी इंडोथर्मिक रिएक्शन का फॉरवर्ड डायरेक्शन इंडो होगा और बैकवर्ड डायरेक्शन एक्सो होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इन एनी, है ना,
इंडोथर्मिक रिएक्शन, किसी भी इंडोथर्मिक रिएक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इंडोथर्मिक एंड बैकवर्ड डायरेक्शन इज एक्सोथर्मिक। ठीक है बच्चों, और क्या बोल सकते हो इसमें भी, इंडोथर्मिक डायरेक्शन में क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होगा, दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लाइन तो दोनों के लिए एप्लीकेबल है ना। एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में हीट रिलीज होगा और इंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, सेम ही लाइन लिखना है, एक लाइन पहले और बाद में लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी लिख देते हैं। इन इंडोथर्मिक डायरेक्शन है ना, हीट विल बी एब्जॉर्ब्ड in exothermic direction, it will be released। ठीक है, नोट कर लेना पहले। चलो बच्चों देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां से हमारा लीच एटिलियर शुरू होता है। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर मान लो तुम टेम्परेचर को बढ़ा दिए, कमरे में कोई रिएक्शन हो रहा है रिवर्सिबल और तुम टेम्परेचर को बाहर से बढ़ा दिए। ठीक है, तो लीच एटिलियर के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू लीच एटिलियर प्रिंसिपल, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, है ना, यहां पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू लीच एटिलियर प्रिंसिपल। लीच एटिलियर प्रिंसिपल के हिसाब से रिएक्शन क्या करना चाहेगा, रिएक्शन टेम्परेचर को अब घटाना चाहेगा, उल्टा काम करेगा। अगर टेम्परेचर तुम बढ़ा दिए हो, टेम्परेचर को बढ़ाया गया है, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, ठीक है, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, अगर टेम्परेचर को बढ़ाया गया है, तो लीच एटिलियर प्रिंसिपल से रिएक्शन जो है वो टेम्परेचर को कम करने का प्रयास करेगा। और रिएक्शन को बोला जाए टेम्परेचर को, कमरे में जो टेम्परेचर है उसको तू कम कर, तो क्या करेगा, और हीट रिलीज कर देगा कमरे में ना, वो कमरे से हीट एब्जॉर्ब करेगा। और एब्जॉर्ब करने के लिए उसको किस डायरेक्शन में जाना होगा, फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में, तो तुम बोलोगे ये डिपेंड करेगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड में नहीं बल्कि इंडोथर्मिक डायरेक्शन में। इंडोथर्मिक चाहे जो भी हो, चाहे फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड हो। फिर से बोल रहे हैं, मैंने इस कमरे के टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो रिएक्शन जो है इस कमरे के टेम्परेचर को घटाना चाहेगा, तो कमरे के टेम्परेचर को घटाने के लिए कमरे से हीट एब्जॉर्ब करेगा, और अगर कमरे से हीट एब्जॉर्ब करेगा तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, वो इंडोथर्मिक डायरेक्शन में जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख दो अकॉर्डिंग टू एलसीपी रिएक्शन विल try to decrease the temperature। रिएक्शन जो है टेम्परेचर को क्या करना चाहेगा, डिक्रीज कराना चाहेगा। रिएक्शन विल ट्राई टू डिक्रीज द टेम्परेचर, हेंस रिएक्शन विल मूव इनटू, है ना, कौन सा डायरेक्शन, इंडोथर्मिक डायरेक्शन। डिक्रीज कराने के लिए हीट एब्जॉर्ब करेगा, और हीट एब्जॉर्ब करने के लिए किधर जाएगा, रिएक्शन विल मूव इनटू इंडोथर्मिक डायरेक्शन। रिएक्शन जो है हमारा इंडोथर्मिक डायरेक्शन में जाएगा। कहने का मतलब, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब कैसा रिएक्शन है, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको दिया है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन किधर आएगा, है ना, इंडो में जाना है, इंडो में। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्सो होता है, बैकवर्ड इंडो होता है, यानी किधर शिफ्ट करेगा, ये बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। ठीक है, अगर रिएक्शन जो है वो इंडोथर्मिक है ना, अगर रिएक्शन हमारा इंडोथर्मिक है, डेल्टा एच उसका पॉजिटिव है, ठीक है, क्या किया हो तुम, टेम्परेचर को बढ़ाया हो, तो रिएक्शन टेम्परेचर को घटाना चाहेगा, घटाने के लिए इंडो में जाएगा, और इंडोथर्मिक रिएक्शन है तो इसको फॉरवर्ड में ले जाएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से उसका जस्ट उल्टा, if temperature decreases then according to लीच एटिलियर प्रिंसिपल, है ना, रिएक्शन विल ट्राई टू, क्या बच्चों खुद से लिखने का प्रयास करो तो वीडियो पॉज करके। इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस, तो रिएक्शन टेम्परेचर को बढ़ाना चाहेगा, रिएक्शन विल ट्राई टू इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाना चाहेगा, और टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हमारा जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, तो टेम्परेचर कमरे का उसको बढ़ाना है तो हीट रिलीज करेगा, है ना। तो हम लिखेंगे रिएक्शन विल मूव इनटू
एक्सोथर्मिक डायरेक्शन। और एक्सोथर्मिक डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि अगर डेल्टा एच नेगेटिव है यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तब तो फॉरवर्ड में जाएगा, फॉरवर्ड शिफ्टिंग। लेकिन अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, कहने का मतलब अगर इंडोथर्मिक रिएक्शन है तो वैसे केस में इसको बैकवर्ड में जाना पड़ेगा, बैकवर्ड शिफ्टिंग। ठीक है, नोट कर लो। देखो बच्चों, ये सारा रिएक्शन देख रहे हो। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो आपको बताना है कौन सा रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर जब इंक्रीज करेगा तो पहले लॉजिक ढूंढ लो, रिएक्शन में बाद में जाएंगे। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिएक्शन घटाना चाहेगा, घटाने के लिए इंडो में ले जाएगा, तो हम लिख देंगे रिएक्शन विल मूव इनटू इंडो डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो ये पता करो कौन सा रिएक्शन एक्सो है कौन सा इंडो है। तो पहला दूसरा का तो डायरेक्ट दे दिया, डेल्टा एच नेगेटिव है तो ये एक्सो होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव है तो ये इंडो होगा। इस रिएक्शन को देखो, इसमें दिया नहीं है लेकिन प्रोडक्ट में हीट दिया है। बताए थे पिछले क्लास में, रिएक्टेंट दिया प्रोडक्ट में और उस प्रक्रिया में हीट रिलीज हुआ। हीट अगर रिलीज हुआ तो डेल्टा जिसका नेगेटिव होगा और रिएक्शन हो जाएगा एक्सोथर्मिक। लेकिन इस रिएक्शन में हीट लेफ्ट साइड में दे दिया, यानी कि पानी हीट एब्जॉर्ब करके ये बनाया। हीट अगर एब्जॉर्ब किया तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा यानी कि इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। और जो लास्ट का रिएक्शन है इसमें भी हीट हमारा रिलीज हो रहा है। हीट अगर रिलीज हो रहा है तो ये भी क्या होगा, ये भी हमारा एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, अब देखो रिएक्शन को किधर जाना है, इंडो में। तो जो भी इंडो रिएक्शन है वो तो फॉरवर्ड में चला जाएगा, लेकिन जो एक्सो है उसका इंडो डायरेक्शन बैकवर्ड होगा। तो जो एक्सो रिएक्शन है वो चला जाएगा बैकवर्ड और जो इंडो है वो चला जाएगा फॉरवर्ड। एक्सो बैकवर्ड शिफ्ट करेगा, इंडो फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा, फिर से एक्सो बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। तो देखो इतना आसान होता है पता करना। ठीक है, लेकिन ली चैटलियर बोला कि तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे, तो मेरा ऐसा बोलना है कि रिएक्शन टेम्परेचर को घटाएगा। ठीक है, क्यों माना ली चैटलियर की बात, इसका एक्सप्लेनेशन देखना होगा रियलिटी में, थियरी से कि ऐसा क्यों होता है ना। तो इसको नोट करो, फिर हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। देखो बच्चों, इसका एक्सप्लेनेशन लिखो, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है, यहाँ पे एक लाइन हम लिखेंगे जिसको प्रूव करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स का यूज आता है उसमें थोड़ा। इनफैक्ट थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर होता है और दूसरा चैप्टर होता है, हर स्टडी करोगे तो दूसरा चैप्टर होता है एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये सब आता है। हमारा जो सिलेबस 11th-12th का उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम को पहले दे देता है, तो पहले पढ़ाना पड़ता है। लेकिन रियलिटी में केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इनफैक्ट तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री का 50% जो चैप्टर है वो थर्मोडायनेमिक्स का ही पार्ट होता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे चाहे घटाने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ता है उसको अभी रट लो। इस चीज को प्रूफ करा जाएगा थर्मोडायनेमिक्स में, और उसी लाइन के बेसिस पे हम यहाँ प्रूफ कर देंगे कि रिएक्शन फॉरवर्ड में जाता है या बैकवर्ड में जाता है। ठीक है, तो रट लो, तो पहली रट लो। तो अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ाते हो, बताते ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता है, ना वॉल्यूम पे, ना प्रेशर पे, ना मोल पे, है ना, किसी भी चीज पे नहीं। बस एक चीज पे डिपेंड करता है, वो किस चीज पे, गिवन रिएक्शन का। रिएक्शन दिया हुआ है, स्टोइकियोमेट्री उसका फिक्स है तब, है ना, कोई रिएक्शन हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। केवल एक चीज पे डिपेंड करता है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंडोथर्मिक का मतलब कौन, जिसका डेल्टा एच पॉजिटिव है, इंडोथर्मिक का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, इतना बस याद रखना। डेल्टा एच पॉजिटिव है ना उसका, तो डेल्टा एच पॉजिटिव है तो रट जाओ एक तरह से कि डेल्टा एच पॉजिटिव है तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बढ़ेगा। ठीक है, डेल्टा एच नेगेटिव होगा तो उल्टा होगा। इंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक्सो में उल्टा होगा। लिख देते हैं और अच्छे से याद हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, कहां से आया है, ये आया है थर्मोडायनेमिक्स से, इसको बस यहाँ पे रट जाना है। इफ टेम्परेचर, चाहे पहले लिखो, इन एन इंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटेगा।
इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आल्सो इंक्रीजेस। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बढ़ेगा। इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आल्सो डिक्रीजेस। रट गए। दूसरा क्या रटोगे? इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसमें उल्टा होगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घट जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब क्या है? के इक्विलिब्रियम, केपी चाहे केसी दोनों। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस। एक्सो में, एक्सो यानी कौन? जिसका डेल्टा एच नेगेटिव है। इंडो यानी कौन? जिसका डेल्टा एच पॉजिटिव है। ठीक है। देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस एंड इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस, अगर टेम्परेचर को घटाओगे देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल इंक्रीज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ये याद रखो, लिख के इसको एक बॉक्स में डाल दो। अब आते हैं हम अपने रिएक्शन पे, है ना। देखते हैं कि उसमें क्या होगा। देखो तो मान लो कि हम ले लेते हैं केस इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस का। ठीक है। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन, ठीक है बच्चे। और मान लो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट दिया हुआ है और इसका के इक्विलिब्रियम को पता है ना। और इसमें केस ले रहे हैं, पहला केस ले रहे हैं डेल्टा एच बराबर नेगेटिव का, और दूसरा ले रहे हैं डेल्टा एच बराबर पॉजिटिव का। अब देखो क्या होगा। ठीक है। यहां से शुरू हो रहा है हमारा एक्सप्लेनेशन। ठीक है। देखो क्या बोले, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के इक्विलिब्रियम दिया हुआ है ना। इसका डेल्टा एच नेगेटिव का भी केस ले रहे हैं, पॉजिटिव का भी केस ले रहे हैं। ठीक है। टेम्परेचर को हमने बढ़ा दिया। अब पिछला तरीका बहुत आसान था, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये घटाना चाहेगा, घटाने के लिए इंडो में जाएगा। तो अगर एक्सो है तो उल्टा जाएगा, इंडो है तो फॉरवर्ड में जाएगा, खत्म हो गया। लेकिन हमें तो इसका आंसर देखना है ना, प्रूफ चीज करना है इस चीज को। तो प्रूफ कैसे करें? तो देखो आपने क्या किया है, टेम्परेचर को बढ़ाया है। जब टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो के इक्विलिब्रियम बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। अगर इंडो है तो के इक्विलिब्रियम बढ़ेगा, के इक्विलिब्रियम क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन अगर एक्सो है तो के इक्विलिब्रियम घटेगा। इस वाले लाइन से टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर एक्सो है तो के इक्विलिब्रियम घटेगा, अगर इंडो है तो के इक्विलिब्रियम बढ़ेगा। लेकिन जो के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन है, ठीक है, इस वाले केस में ये एक्सप्रेशन तो वही का वही रहा, ये दोनों का दोनों इक्वल था इक्विलिब्रियम पे। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही बढ़ गया तो भी ये दोनों का दोनों अब इक्वल नहीं रहा, यानी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो या तो फॉरवर्ड जाएगा या तो बैकवर्ड जाएगा। तो पहले केस में क्या हुआ? पहले केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घट गया। तो अगर ये घटेगा तो इसकी तुलना में ये कम हो जाएगा। और ये क्या हो गया? ये तो अब रिएक्शन कोसेंट हो गया। रिएक्शन कोसेंट का मतलब क्या? अब ये क्यू हो गया। ठीक है। क्या बोल रहे हैं? फिर से बोलते हैं। टेम्परेचर हमने बढ़ाया, एक्सो में के इक्विलिब्रियम घट गया, के इक्विलिब्रियम घट गया तो अब ये जो एक्सप्रेशन है ये नहीं घटा, ये अब इसके बराबर नहीं रहा। अगर इसके बराबर नहीं रहा तो ये रिएक्शन कोसेंट क्यू जो है ये बड़ा हो गया किससे? के इक्विलिब्रियम से। पहले दोनों बराबर था, ये जो है ये हमारा रिएक्शन कोसेंट है। ठीक है। जब ये के इक्विलिब्रियम के बराबर था तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे था। आपके टेम्परेचर बढ़ाने के चलते के इक्विलिब्रियम घट गया, ये घटा और ये वही का वही है, यानी क्यू हमारा बड़ा हो गया के इक्विलिब्रियम से। और क्यू जब बड़ा होता है के इक्विलिब्रियम से, है ना, तो हम बता दिए थे क्यू अगर बड़ा होगा तो प्रोडक्ट जरूरत से ज्यादा होगा, यानी बैकवर्ड आएगा, बैकवर्ड शिफ्ट आएगा। अब पीछे जो लिखे तो उसे मिला के देखो, बिल्कुल सेम आ रहा होगा। ठीक है। के इक्विलिब्रियम बढ़ गया, ये बढ़ गया, क्यू वही का वही है, यानी क्यू इस बार छोटा हो गया के इक्विलिब्रियम से। और ऐसे केस में क्या होता है? ऐसे केस में फॉरवर्ड शिफ्ट होता है। ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से टेम्परेचर जब डिक्रीज करेगा उस केस में क्या होगा तुम लोग आराम से खुद से लिख सकते हो। ठीक है। नोट कर लो। चलो बच्चों अगला लिखो नंबर 4, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। नंबर 4 में क्या था? एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। अगर कंटेनर में इनर्ट गैस को ऐड कर दोगे तब क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है। तो देखो ये कमरा है, मान लो कमरे में तुम इनर्ट गैस को ऐड कर दिए तो कमरे का दीवार तो रिजिड है, दीवार रिजिड है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो पीवी बराबर इनर्ट टी से। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल होगा।
अगर इनर्ट गैस कमरे में ऐड किए इक्विलिब्रियम पे, तो बाकी गैसेस का जो मोल है सो है, इनर्ट गैस के ऐड करने से मोल बढ़ गया, मोल बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन अगर तुम है ना इनर्ट गैस को ऐड करो एक ऐसे कमरे में जिसमें ऐसे पिस्टन लगा हुआ है फ्रिक्शनलेस, और बाहर का प्रेशर 1 atm है तो अंदर भी 1 atm होगा। अब इसमें अगर तुम इनर्ट गैस बाहर से ऐड करते हो तो जैसे ही ऐड करोगे, ऐसा थोड़े है कि अंदर का प्रेशर, जैसे अंदर का प्रेशर थोड़ा भी बढ़ा 1.5 तो नीचे से पिस्टन को धक्का देगा, ऊपर भाग जाएगा। कब तक ऊपर भागेगा? जब तक ऊपर का रेड ना हो जाए। तो ऊपर का थोड़ा ना चेंज करेगा, ऊपर तो पूरा का पूरा यूनिवर्स है, ऊपर का 1 ही रहेगा। तो पिस्टन तब तक ऊपर जाएगा जब तक कि नीचे का भी 1 atm ना हो जाए। कहने का मतलब तुम कितना भी इसमें इनर्ट गैस ऐड करो, प्रेशर इसका चेंज होने वाला नहीं है, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट है। और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा? वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल आएगा। ठीक है, इस केस में अगर मोल ऐड करोगे तो इसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, ये पिस्टन ऊपर चला जाएगा। तो इनर्ट गैस को ऐड करने का 2 तरीका होता है, या तो इनर्ट गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करो, नहीं तो कांस्टेंट प्रेशर पे। तो हम केस लेके करते हैं, इसका ये पार्ट लेते हैं। इफ इनर्ट गैस इज एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर हमने इनर्ट गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड किया है, तो यहाँ पे अब हम एक रिएक्शन लेते हैं, वही पहले वाला ए प्लस बी बी बराबर सी प्लस डी टी, ये रिएक्शन है हमारा। और इसका केपी का एक्सप्रेशन क्या आता था बच्चों? एनसी का पावर सी, एनडी का पावर डी, एन का पावर ए, एनबी का पावर बी इनटू आता था पीटी बाई एनटी का पावर डेल्टा एन जी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, जैसे आपने इनर्ट गैस को ऐड किया, जिस इंस्टेंट आपने ऐड किया तो उस इंस्टेंट पे ए बी सी डी के मोल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा उसी क्षण, यानी ये हमारा कांस्टेंट का कांस्टेंट ही है। ठीक है, अब थोड़ा इस पे कंसंट्रेट करते हैं, पीटी बाई एनटी। तो कमरे पे तुम लिख सकते हो पी बराबर एन आर टी, यानी पीटी इंटू वी बराबर एन टी इंटू आर टी। टोटल मोल रखोगे तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। क्या हम यहां से पीटी बाई एनटी निकाल सकते हैं? तो निकाल लो, यहां से आएगा पीटी बाई एनटी बराबर आर टी बाई वी। और तुमने टेम्परेचर को चेंज नहीं करा है, और वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड किया हो, तो आर भी कांस्टेंट, टी भी कांस्टेंट, वी भी कांस्टेंट, तो ये पूरा का पूरा हो गया कांस्टेंट। यानी पीटी बाई एनटी, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस को ऐड करोगे तो पीटी बाई बीटी तो कांस्टेंट है, प्रेशर और मोल का रेशियो कांस्टेंट है। अगर प्रेशर और मोल का रेशियो कांस्टेंट है तो ये रेशियो भी कांस्टेंट हो गया, ये भी हमारा कांस्टेंट हो गया। कहने का मतलब ये जो घटना घटा इनर्ट गैस को ऐड करने का, उसके ऐड करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में तो कोई फर्क नहीं पड़ा एलएचएस पे, ये केवल टेम्परेचर से चेंज होता है, तो ये भी फिक्स है। और आरएचएस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ही नहीं हुआ। और अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हुआ तो ना ही फॉरवर्ड शिफ्टिंग आएगा ना ही बैकवर्ड शिफ्टिंग आएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? इन दिस केस इक्विलिब्रियम विल नॉट डिस्टर्ब, है ना, यानी नो फॉरवर्ड और बैकवर्ड शिफ्टिंग। तो कभी भी अगर इनर्ट गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करें, समझना बेवकूफ बना रहा है, उसमें कुछ नहीं होना, कोई शिफ्टिंग नहीं आएगा। ठीक है, अगर तुमसे पूछ दे कि बताओ ऐड करने से गैसेस के पार्शियल प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा, तो चलो उसको भी देख लेते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंटू वी बराबर एन इंटू आर टी। तो पी ए बाई, है ना, पार्शियल प्रेशर यानी पी ए हो गया, तो पी ए बराबर क्या, सॉरी पी ए बराबर क्या, एन ए आर टी बाई वी। आपने इनर्ट गैस को ऐड करा, उससे मोल ऑफ ए पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो ये भी क्या रह गया, ये भी कांस्टेंट रह गया। सिमिलरली प्रेशर ऑफ बी सी डी सारा कांस्टेंट होगा, यानी कि इनर्ट गैस के ऐड करने से किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर अपने जगह से टच मस नहीं होगा। यही तो रीजन है कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हुआ है। ठीक है, ऑल्सो ऑन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर इनर्ट गैस को तुम कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करते हो, है ना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पार्शियल प्रेशर ऑफ, है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ reactants and products will not change, है ना, पार्शियल प्रेशर रिएक्टेंट प्रोडक्ट का भी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, नोट कर लो। चलो तो इसी का दूसरा केस देखते हैं, बी। यही मेन है ना, पूछता है, मतलब पूछता क्या, पूछता दोनों है, इनफैक्ट वही ज्यादा पूछता है क्योंकि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आसान होता है, आसान ये भी है। If inert gas is added
कांस्टेंट प्रेशर। अगर तुम इनर्ट गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करते हो तो देखो तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर पहले क्या फर्क पड़ेगा बताओ, पीए बराबर NaRT बाई बी, पीबी बराबर NbRT बाई बी, ठीक है, पार्शियल प्रेशर रहा है। तो अगर कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करोगे इनर्ट गैस को तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, है ना, पी बराबर NRT से प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो पार्शियल प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये भी है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बराबर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पीटी। मोल फ्रैक्शन क्या होगा, Na बाई NT इंटू पीटी, ये हुआ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। पार्शियल प्रेशर सी अगर लिखोगे तो NC बाई NT इंटू पीटी। अब देखो क्या हुआ, अगर इनर्ट गैस को ऐड किए कांस्टेंट प्रेशर पे तो पीटी हमारा कांस्टेंट है, जो मोल है गैस का उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन टोटल मोल तो बढ़ गया। टोटल मोल पहले 4 गैस था, बाहर से हीलियम ऐड कर दिए तो 5 गैस हो गया, 5 गैस हो गया तो टोटल मोल बढ़ गया। टोटल मोल बढ़ गया तो पार्शियल प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, इसको समझने का एक और तरीका है, मान लो कमरे में 4 गैस है, चारों गैस मिलकर 10 ATM का प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। अब बाहर से हीलियम घुस गया, इसमें हीलियम घुसा कांस्टेंट प्रेशर पे, यानी अभी भी प्रेशर 10 ही ATM रखो। पहले 4 मिलकर 10 ATM लगा रहा था, अब हीलियम भी साथ में आ गया, यानी पांचों मिलकर 10 ATM लगा रहा है। तो पहले ये चारों का जो कंट्रीब्यूशन था, क्या अभी भी उतना ही कंट्रीब्यूट करेगा, तो अब उससे थोड़ा कम कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि कुछ हीलियम भी तो कंट्रीब्यूट करेगा। मान लो 4 लोग हैं किसी ग्रुप में, चारों को मिलकर 100 रुपए जमा करना है, ठीक है। अचानक से एक और बंदा आ जाता है उस ग्रुप में, तो 5 लोग हो गए टोटल। 5 लोग अगर हो गए और इन पांचों को मिलकर भी 100 ही देना है, टोटल मनी कांस्टेंट है, तो चारों खुश हो जाएगा, क्योंकि चारों पे लोड जो है वो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। पांचवा जो पैसा देगा, है ना, वो चारों में थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट होगा, उतना उन लोगों को कम देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर कमरे का प्रेशर कांस्टेंट है, तुम बाहर से गैस ऐड किए, है ना, तो जो ऐड हुआ गैस और जो पहले से था वो मिलकर वही प्रेशर लगा रहा है जो पहले था, यानी कि इंडिविजुअली जो पहले से गैस था उनका पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकली हो गया, लॉजिकली, और ये तुम्हारा प्रूफ हो गया सीधे। तो इनर्ट गैस को जब ऐड करते हो कांस्टेंट प्रेशर पे, देन पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल डिक्रीज, है ना, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो प्रेशर में कंट्रीब्यूशन है वो डिक्रीज करेगा। देन नेट कंट्रीब्यूशन, है ना, ऐसे पहले डायरेक्ट बताए थे तुमको, जब कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करोगे तो टोटल प्रेशर भले ही कांस्टेंट है, लेकिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का तो प्रेशर घट गया। रिएक्टेंट प्रोडक्ट का अगर प्रेशर घट गया तो के इक्विलिब्रियम का जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। तो ये वही केस हो गया जो हम प्रेशर में पढ़ते थे, प्रेशर के डिक्रीज होने का। तो प्रेशर डिक्रीज होगा तो रिएक्शन मोर नंबर ऑफ मोल की हो जाएगा। ठीक है, वैसे हम पूरा एक्सप्रेशन से इसको प्रूव भी करेंगे, अभी बैठ जाओ अच्छे से। इनर्ट गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो कि हम पहले देखे। कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करोगे, टोटल प्रेशर कांस्टेंट है, तो ABCD का पार्शियल प्रेशर घट जाएगा, है ना, पार्शियल प्रेशर घट जाएगा, तो लीच अटेलियर उन सबको बढ़ाना चाहेगा, मेंटेन कर नहीं पाएगा वो वैसे, है ना। फाइनल जो प्रेशर है वो पहले की तुलना में कम ही रहेगा, लेकिन बढ़ाने की चेष्टा करेगा, तो बढ़ाने के लिए किधर ले जाएगा, मोर नंबर ऑफ मोल की ओर। ठीक है, देन नेट कंट्रीब्यूशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन प्रेशर विल ऑल्सो डिक्रीज, पहले की तुलना में डिक्रीज करेगा। हेंस, ठीक है, हेंस अकॉर्डिंग टू LCP reaction will try to increase net contribution of reactants and products in total pressure। टोटल प्रेशर में रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन घट गया, LCP उसको बढ़ाना चाहेगा, और बढ़ाने के लिए, है ना, क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू LCP रिएक्शन विल ट्राई टू इंक्रीज नेट कंट्रीब्यूशन, ये नेट है, नेट कंट्रीब्यूशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन टोटल प्रेशर। ठीक है, हेंस रिएक्शन विल मूव टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ मोल्स, ऑलवेज मोर नंबर ऑफ मोल्स की ओर। अगर इनर्ट गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करोगे तो ज्यादा केस नहीं पढ़ना, सीधे सीधे रट जाओ, इस वाले केस में मोर नंबर ऑफ मोल की हो जाता है।
कहने का मतलब अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 है तो फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा, अगर डेल्टा एन जी लेस देन 0 है तो बैकवर्ड शिफ्ट आएगा, और अगर डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 है तो इस केस में इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा, इक्विलिब्रियम विल नॉट डिस्टर्ब, है ना, और इस केस में कोई शिफ्टिंग नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, हो गया, नोट करो, फिर इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चलो बच्चों इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, कैसे प्रूफ कर लेते हैं इस चीज को। ठीक है, तो केपी बराबर क्या है, एनसी का पावर सी, एनडी का पावर डी, एनए का पावर ए और एनबी का पावर बी इनटू पीटी बाई एनटी का पावर डेल्टा एनजी। ठीक है, केस हमारा क्या है, इफ इनर्ट गैस, इनर्ट गैस का मतलब केवल इनर्ट गैस ही नहीं, इनर्ट गैस का मतलब हर वो गैस जो इन चारों से रिएक्शन ना करे। इनर्ट गैस तो होगा ही जो रिएक्शन नहीं करेगा, साथ में कोई दूसरा गैस भी ले सकते हो जो इन चारों से रिएक्शन नहीं कर रहा, तो वो इस कंटेनर में इनर्ट बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, इफ इनर्ट गैस इज एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर यानी कांस्टेंट पीटी, तो एनटी क्या होगा, एनटी विल इंक्रीज, एनटी बढ़ेगा। अब यहां से हम 3 केस ले रहे हैं, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 का, डेल्टा एन जी लेस देन 0 का, डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 का। अब देखो एनटी इंक्रीज किया या डिनोमिनेटर इंक्रीज किया, अगर हमारा डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, एनटी इंक्रीज किया तो ये रेशियो डिक्रीज करेगा, ये रेशियो डिक्रीज करेगा, पावर में डेल्टा एन जी है पॉजिटिव तो ये पूरा टर्म डिक्रीज करेगा, और ये डिक्रीज करते ही इसके बराबर नहीं रहेगा, ये घटकर क्यूपी बन जाएगा, है ना। तो क्यूपी क्या हो गया, छोटा हो गया केपी से। ठीक है, क्यूपी जब केपी से छोटा होता है तो रिएक्शन किधर शिफ्ट करता है, फॉरवर्ड शिफ्ट करता है। देखो तो डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 है तो फॉरवर्ड में मोर नंबर ऑफ मोल्स होगा, मोर नंबर ऑफ मोल क्यों जा रहा है, डेल्टा एन जी लेस देन 0 नेगेटिव है, तो अगर एनटी बढ़ेगा तो पीटी बाई एनटी घटेगा, और पीटी बाई एनटी घटेगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन बढ़ जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है, और ये एक्सप्रेशन बढ़ेगा तो ये पूरा बढ़ेगा और बढ़ के बन जाएगा क्यूपी। तो क्यूपी बड़ा हो गया केपी से, क्यूपी जब केपी से बड़ा होता है तो बैकवर्ड शिफ्ट आता है। ठीक है, जब डेल्टा एन जी 0 है तो अगर ये 0 है तो ये पूरा टर्म ही गायब, तो एनटी के बढ़ने घटने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। इसका मतलब कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा, और इक्विलिब्रियम अगर डिस्टर्ब नहीं होगा तो नो शिफ्टिंग। ठीक है, नोट कर लो। चलो 5वां लिखो बच्चों, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, और ये सबसे आसान है, क्यों, क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैटलिस्ट के ऐड करने से एग्जैक्ट क्या होता है वो हम पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में, केमिकल काइनेटिक्स में। अभी बस इतना जानो, कैटलिस्ट को ऐड करोगे तो रिएक्शन फास्ट होगा, कौन सा, तो फॉरवर्ड अगर फास्ट होगा तो बैकवर्ड भी उतना ही से फास्ट होगा, तो उतना ही से फास्ट होगा तो रेशियो को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे, चाहे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। बस इक्विलिब्रियम अचीव करने का जो टाइम है वो थोड़ा कम हो जाता है। अगर नेगेटिव कैटलिस्ट है तो वो टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा, नेगेटिव कैटलिस्ट रिएक्शन को स्लो करता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन को फास्ट करता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कैटलिस्ट चेंजेस rate of both forward or backward direction by same extent, same extent से forward backward दोनों को चेंज करता है by same extent, hence equilibrium constant will not change, equilibrium constant चेंज नहीं करेगा, equilibrium constant will not change, equilibrium condition will also not disturb, equilibrium condition भी disturb नहीं होगा, है ना। hence there will be no forward or backward shifting। ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, लिख सकते हो, on addition of catalyst, time taken to attain equilibrium changes depending upon
नेचर ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के नेचर के हिसाब से टाइम जो लेगा वो चेंज कर जाता है। अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो जल्दी इक्विलिब्रियम आ जाएगा, नेगेटिव कैटलिस्ट है तो देर से आएगा। एक और लिख देना पॉइंट, इफ अगर मान लो कैटलिस्ट हमारा गैसियस फेज में है, इफ कैटलिस्ट इज इन गैसियस फेज, कुछ नहीं लिखेगा तो मान के चलना कि सॉलिड चाहे लिक्विड है, यानी कि ये जो पढ़े सो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर गैसियस फेज में है तो गैसियस फेज में अगर कमरे में डालोगे तो या तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे या तो कांस्टेंट प्रेशर पे, यानी पिछला केस हो जाएगा इनर्ट गैस वाला। कभी नहीं पूछता है ये, लेकिन फिर भी लिख लो, रेयरली अगर पूछ दिया तो काम आ जाएगा। इफ कैटलिस्ट इज इन गैसियस फेज देन डिस्कशन ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, ठीक है, विल अप्लाई। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस में जो जो हमने पढ़ा वही यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लो। तो बच्चों लीच एडियर प्रिंसिपल पूरा खत्म हुआ है ना। अगले क्लास में कुछ छोटा मोटा केस बचा हुआ है, ऐसे ऑलमोस्ट हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो चुका है। काइंड ऑफ सवाल वगैरह हम लोग को देखना है तो उसको हम लोग देखेंगे अगली क्लास में। मिलते हैं अगली क्लास में।